नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सियाल। साथियों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपको मिलाने वाले हैं जो उत्तराखंड के पहले एडमिरल हैं। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सर हमारे साथ हैं। सर स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर पहले एडमिरल हैं आप उत्तराखंड के। क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा बताएँ? मैं पहला एडमिरल इस सेंस में हूँ कि हमारे उत्तराखंड में 5-6 एडमिरल मेरे से सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं। लेकिन मैं पहला इसलिए इस संबंध में कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस मिट्टी से आया हूँ। मैं गाँव से पढ़ा लिखा हूँ और मैंने गाँव से पूरी अपनी कॉलेज डिग्री प्राप्त की है, पीजी प्राप्त की है। और उसके बाद में तो नौसेना में आया, तो उसके बाद में मुझे कमीशन मिला। इस रूप में मैं यहाँ से पहला बंदा बनता हूँ जो कि पहला एडमिरल यहाँ से उत्तराखंड से। साथियों, आपको बताएं कि सर ने एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम किया और हमारे उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है। सर किस तरीके से काम किया? जी, क्या था कि अब्दुल कलाम सर जो है उसमें जो है डीआरडीएल हैदराबाद के एक डीआरडीओ की एक लैब है, उसके डायरेक्टर थे। और मैं उस समय जो है जबलपुर में पृथ्वी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक हमारे देश की जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत पृथ्वी प्रोजेक्ट का जबलपुर में उसकी क्वालिटी और इंस्पेक्शन हमारे अंडर में था। तो इस रूप से मेरा जो है अब्दुल कलाम सर से एज ए डीआरडीओ के हेड होने की वजह से उनसे मेरा संबंध रहा है। मैं ग्राम पिल्लू केदार घाटी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी सारी प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल, इंटर, डिग्री और एमएससी मैंने पहाड़ से की है। मैं गुप्तसर से मैंने एमएससी किया। मैंने 80 में एमएससी करके 81 में मैंने नेवी ज्वाइन की, कमीशन प्राप्त किया। और नेवी में मैं जो हूँ एक शस्त्र स्पेशलिस्ट के रूप में मैंने काम किया है। उसी दौरान मुझे जो है माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम सर जी के साथ भी एक पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, जबकि वो जो है डीआरडीएल लैब हैदराबाद के डायरेक्टर थे 1889-90 के आसपास। उसके बाद मेरी सर्विस में मेरा कैरियर ठीक ठाक चला और मैं अंततः मैं जो हूँ डायरेक्टर जनरल नेवल आर्म्ड इंस्पेक्शन का महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद मैं 2017 में रिटायर होने के बाद मैंने जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइन किया और पिलानी में 220 एकड़ का मैंने एक प्लांट को अति आधुनिक प्लांट इंटीग्रेशन और रिपेयर फैसिलिटी को स्थापित किया। और जैसे वहाँ पे काम शुरू हुआ तो मैंने वहाँ से छोड़ करके फिर मैं उत्तराखंड आ गया। इस वजह से कि उत्तराखंड से मैं यहाँ से निकला हूँ, तो मेरा कर्जा है कि उत्तराखंड में आके मैं समाज को कुछ वापस दूँ। धन्यवाद। सर पहले एडमिरल आप बने तो कब से सफर शुरुआत किया? क्या पैतृक सब कुछ रहा आपका, थोड़ा बताएं सर। मैं गांव में पैदा हुआ हूं और गांव की मिट्टी से मेरा जुड़ाव रहा है शुरू से। मैंने 5वीं कक्षा अपने गांव से की और उसके बाद मैंने 10th जो है मैंने अपने गांव की स्कूल से किया, वहाँ हाई स्कूल को अपने गणेश नगर से किया। और उसके बाद मैं कर्णप्रयाग आया 11वीं-12वीं के लिए। और फिर मैंने बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स प्रोफेसर से किया। फिर 1980 में मैंने एमएससी किया और उसके बाद मैंने 81 में जो है मैंने कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम पास करके नौसेना में मैंने प्रवेश लिया। हालांकि मेरे सिलेक्शन चारों के लिए हुआ था, लेकिन संजोग था कि मेरी मेरिट और जो मैंने पायलट टेस्ट पास किया था उसके लिए मुझे नेवल एविएशन या नौसेना में मेरा प्रवेश हुआ था। बाद में मैं एयरफोर्स अकेडमी भी गया था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं ग्राउंड हो गया था, इसलिए फिर मैंने वापस आकर के अपनी नौसेना की ट्रेनिंग पूरी की और 1 जनवरी 1983 को मैंने कमीशन प्राप्त किया। और उसके बाद जो है करीब 36 साल तक मैंने देश की सेवाएं दी। और इस बीच मैंने जो है अपना हर एक सर्विस में जो हर एक अफसर उसका एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक विशेषज्ञ होता है। तो मैंने एक आर्मामेंट इंस्पेक्शन और उसमें क्वालिटी में मैंने अपना कोर्स किया, जो कि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पूना में किया। अभी उसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे मैंने अपने टेक्निकल स्टाफ कोर्स किए। फिर मैंने वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एरोस्पेस में किया। मैं उस फैकल्टी वहाँ पे मैं जब फैकल्टी भी रहा हूँ, 30 साल मैंने पढ़ाया है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को पढ़ाया है। अपने तीनों सेनाओं के जो भी एमटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ाया है। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं जो डिफेंस में काम करते हैं उनको मैंने पढ़ाया है वहाँ पे। और उसके बाद मैं 2 साल के बाद फिर मैं मेरी वहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिली और मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज नेवी भी रहा। इस वजह से मेरा जो है पूरे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से, डिफेंस सिविलियन से और आर्म फोर्सेस के टेक्निकल ऑफिसर से मेरा बड़ा संबंध रहा है। उसके बाद मैं दिल्ली पोस्टिंग आया। दिल्ली में मैं एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर आया नेवल हेडक्वार्टर में। और मैं जो हूँ फिर 1 अप्रैल 2013 को मैं अपने एक फ्लैग ऑफिसर के पद पे, जिसे कि रियर एडमिरल या मेजर जनरल बोलते हैं, उस पद पर मेरा प्रमोशन हुआ और मैं करीब 4.5 साल उस पद पे रहा एज ए डायरेक्टर जनरल नेवल आर्म्ड इंस्पेक्शन।
तो उसमें भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जैसे कि इस रोल में एज ए डीजार्मेंट क्या होता है कि हम जो है नेवी के एक किस्म से नेवी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि डीआरडीओ से समन्वय रखता है। डीआरडीओ के हर एक उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसके अब उसकी जो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ डेवलप करता है उसको कैसे ऑनेस्ट फैक्ट्री या पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को उसको ट्रांसफर करना होता है। उसके किसी भी आयुध के उसके उसके निर्माण में, उसके उत्पादन में कैसे ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस का ट्रांसफर होता है और कैसे उसको बनाते हैं, फिर बनाने का उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं और उसको कैसे उसको ऑन बिहाफ ऑफ नेवी या आर्मी या एयरफोर्स के लिए जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा रोल हमारा एज ए डीजी रहता है। जहाँ तक मिसाइल्स का जो सब्जेक्ट है उसके लिए कॉमन इंस्पेक्शन एजेंसी होती है। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि डीआरडीओ ने जो है एमएसक्यूए, जो कि कॉमन सर्विस एजेंसी है जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स की है, तो उसमें जो है जो पूरी आकाश मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, जो इसके ड्राइंग स्पेसिफिकेशन सील्ड पार्टिकल्स बोलते हैं इसको, तो वो जो है उसने एमएसक्यूए को दिया है। एमएसक्यूए का मतलब है मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी, जो कि पूरी मिसाइल की उत्पादन था आर&डी के टाइम पे गुणवत्ता का ख्याल रखती है और उसकी और उत्पादन के बाद उसका एक्सेप्टेंस करके रिस्पेक्टिव सर्विस को प्रदान करती है। सर कुछ हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे। सर मिसाइल्स पर भी आपने काम करा है, कौन सी मिसाइल्स, क्या नाम उनका है, सर थोड़ा बताएं। जी, मिसाइल जो है हमारे देश में जो है पहले तो सब बाहर से आती थी चीज़ें, 1980-85 तक चीज़ें बाहर से आती थी और फिर एक देश ने ना आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा रोल रहा। वो हो गए, प्लस उससे नामी नामी हस्तियाँ जो हैं जैसे डॉक्टर शिवदानी पिल्ले हो गए। तो एक प्रोजेक्ट था हमारे देश में जिसको कहते थे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर जो है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल, ये 5 मिसाइलें थी। अग्नि जो है एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। पृथ्वी पे बैलिस्टिक मिसाइल है लेकिन उसकी रेंज कम होती है, 250 से 350 किलोमीटर तक। अग्नि जो है 1000 से ऊपर की हम बात करते हैं। आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जो कि अभी हमारे एयरफोर्स में भी है और आर्मी में भी है। और इसके अलावा नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल होती है। और त्रिशूल मिसाइल जो है, जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में थी, लेकिन संभवतः उस समय वो टेक्नोलॉजी थोड़ा ऑक्सीड हो चुकी थी, लेकिन मोस्टली वो सर्विस में इंडक्ट हो नहीं पाई। उसके अलावा हमारी जो है अभी इंडिया और इजराइल का जो हमारा एक मिसाइल प्रोग्राम था, जिसको हम बोलते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हमारी बहुत ही अत्यंत आधुनिक मिसाइल है, जिसके रेंज 70 किलोमीटर है और जो दुश्मन के सिक्के छुड़ा सकती है। हर एक कोई भी इनकमिंग, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो दुश्मन का जहाज हो, उसको वो ख़त्म करने में सक्षम है। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस जो है ये रशिया और इंडिया का हमारा एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस का मतलब है कि हमारा ब्रह्मपुत्रा और मस्कोवा रिवर, इन दोनों को मिलकर जो है ब्रह्मोस बनता है। ये 2 संस्कृतियां हैं जो कि साथ जॉइंट काम करती है और अपने अपने इरादों पे आगे चलती हैं। तो इसी थीम पे हमारा ब्रह्मोस का लोगो बना है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारे देश में है, इसकी जो क्षमता है ये अभी 300 किलोमीटर की है। इसको जो है 450 भी कर दिया गया है, उसके ट्रायल हो चुके हैं। और इसमें जो है शुरू में लगभग काफ़ी सामान, हमारा जो ज़्यादा सामान रूस से आता था, लेकिन आज कम से कम जो है 60 to 70% चीज़ें भारत हिंदुस्तान में बनती हैं। और ये हमारा जो है एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि दुश्मन के किसी भी टारगेट में, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, पहाड़ों में जो है कि जब मिसाइल अटैक करते हैं तो उसको ऊपर से आना पड़ता है। तो वो टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान में डेवलप की गई है और ये दुश्मन, ये हमारा एक बहुत ही मतलब अचूक से सटीक जैसे कहते हैं हमारा अस्त्र है। उसके अलावा बहुत सारी मिसाइलें हैं। अगर हम कुछ मिसाइलें हमारी हैं जिसको हम कहते हैं कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि परमाणु पनडुब्बियों से जो है, जो ज़मीन के नीचे से जिनको फायर किया जाता है, उनको लॉन्च करते हैं वहाँ से। तो जैसे हमारी एक अभी कुछ दिन पहले एक मिसाइल हमारी फायर हुई है, कुछ साल पहले, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। उसी के आधार पे उसी मिसाइल को अगर हम जो है ज़मीन से फायर करें, किसी कैनिस्टर से फायर किए, किसी व्हीकल से ऊपर रेलवे ट्रैक से उससे फायर करें, उसको हम शौर्य मिसाइल बोलते हैं। उसके अलावा हमारी अग्नि 1 है, जिसकी रेंज लगभग 1000 के आसपास है। अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये मिसाइलें करीब 2, ढाई, 3, 4। अभी जो लेटेस्ट हमारी अग्नि 5 है, उसकी रेंज लगभग 5 से 5,500 किलोमीटर है, जिसको हम आईसीबीएम कहते हैं। एंड उसके आगे भी जो है प्रोजेक्ट जारी हैं, तो अग्नि 6 और सब चलता रहेगा। तो आज हमारे देश ने जो है इनफैक्ट बहुत तरक्की की है। एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना देखा था आज से हमने करीब 30 साल पहले, जो हमारा सर्विसेज का और डीआरडीओ का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का और हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, एक बहुत बड़ा सबका इसमें रोल रहा है और सबके बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय रहा है, जिसके बदौलत
आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और आज हमने बहुत कुछ अचीव किया है। आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि रक्षा मंत्री ने जो है करीब लगभग 300-400 आइटम जो हैं जिनकी इम्पोर्ट पे उन्होंने बैन लगा दिया है। तो ये सब बैन इसलिए है क्योंकि अब आप हमारे देश में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हमको इनको बनाने में हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। पहले हम जो है हथियारों को बाहर से इम्पोर्ट करते थे, आज हमारा देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये बहुत बड़ा कदम जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है और इसके लिए जो सारे हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हों, चाहे हमारे ऑनर्स फैक्ट्री के ऑफिसर हों, चाहे हमारे डिफेंस सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो भी हमारी मैन पावर है, जो भी हमारे रिसोर्स है, चाहे वो इंडस्ट्री, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो पब्लिक इंडस्ट्री हो, सब ने बहुत दिल जान से काम किया है। आपको खुशी होगी कि हाँ, हमारे देश में जो है परमाणु पनडुब्बी बनती है जिसका निर्माण देश में होता है। हमारे देश में हवाई जहाज हमारे अपने बनते हैं। हमारे देश में आज टैंक बनता है, हमारे देश में तेजस आपने सुना होगा। तो ऐसे ऐसे करीब हजारों लाखों चीज़ें जो हैं लिस्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हमारे देश ने डेवलप की है। तो ये हमें बड़ी गर्व की बात है और ये सफ़र अभी जारी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। तो लेकिन एक सही रास्ते पे सब चल रहे हैं, पूरा देश चल रहा है इस रास्ते पे। सर अभी भी आप रुके नहीं हैं, अभी भी उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण, बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए आप लोग लगे हुए हैं। बताएँगे सर किस तरीके से? देखो ऐसा है कि पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट कि उसके लिए जो है कोई एक्सपर्ट होना तो ज़रूरी है। लेकिन बिना एक्सपर्ट भी अगर आपको पर्यावरण की समझ है, अगर हम सृष्टिगत विकास की बात करते हैं तो सृष्टिगत विकास जो होता है एक पर्यावरण को समझना होता है। तो इस उसमें जो हमारे पंच महाभूत हैं, हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हम बात करते हैं। तो बेसिकली स्कूलों में जाके जो है बच्चों को ये किस्म से संदेश देते हैं, भाई ये जो पृथ्वी जो हमारा पंच पंच महाभूत है, इसका आप उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए और इसके बारे में अपने को अवेयर कीजिएगा। दूसरा मेरा जो जहाँ तक हमारा जो एक दूसरा थीम हम इनफैक्ट पिछले 6-7 दिनों से हमने करीब 10-12 इंटर कॉलेज हमने कवर किए हैं। तो हमारा बेसिक थीम रहती है जो हमने पिछले 4 दशकों में सीखा है, उसको जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं इतने दिनों में, तो उससे हम अपने बच्चों को समझाएँ, उनको समझाएँ कि अपना चरित्र निर्माण कैसे होना चाहिए, आपके जीवन में आपका पैशन क्या है, आपका फ़ोकस क्या है, आपको क्या बनना है। और आपको बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आप अपने सनातन धर्म परंपरा को आप समझिए, आप अपने पुराण वैदिक ग्रंथों को समझिए कि हमारे वेदों में मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो भी आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं, वो सारा का सारा हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारी उपनिषद के सब कुछ दिया हुआ है। समझ है उसको समझने की और ये तभी होगा जब हर एक गुरु, हर एक टीचर, हर एक शिष्य, हर एक इंसान इस बात को समझने की कोशिश करेगा। तो हमारा बेसिक थीम ये कि स्कूलों में जाएँ, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करें, उनको एक अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरित करें और सबसे बड़ी बात है इसमें चरित्र निर्माण की कोशिश करें। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो एकेडमिक्स बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उस एकेडमिक्स का जो है धरातल पे उसका प्रयोगात्मक रूप क्या है वो समझें। जो पढ़ते हैं उसका ये नहीं खाली पढ़ लिया एग्जाम पास कर दिया वो, तो उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रकृति है जो भी हम सीखते हैं स्कूल में, तो एकेडमिक से लेके एप्लीकेशन जो धरातल ये है, वो बेसिक फोकस हमारा। सर आज रामनगर आए हैं, क्या कुछ खास है? मैं कुमाऊं की धरती को मेरा प्रणाम। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। उसके पहले मैं सिर्फ जो है हल्द्वानी, काठगोदाम और भीमताल होते हुए, नैनीताल होते हुए और ऊपर यहाँ पे रानीखेत के ऊपर चौबटिया बच्चों के साथ आया था। और वो एक टूर जैसे था कि एक दिन आए, देखा फिर नहीं, अगले दिन निकल गए। लेकिन अभी जो है मैं भाई कल्याण सिंह जो हमारे मैती आंदोलन के प्रणेता हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया, साथ में इनफैक्ट हमारे साथ एक हमारे कोलीग और थे, भूतपूर्व एडिशनल एसपी मदन सिंह परसवान। उनको रास्ते में कट ऑफ होना पड़ा क्योंकि घर में उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो हम दोनों साथ में हैं। और यहाँ पे आके तो इनफैक्ट मैंने जब गौतम से हमने अपना कार्यक्रम समाप्त किया तो हम गरुड़ में एक प्रोग्राम में आए। वहाँ पे हमें एक तो यहाँ की मिट्टी को देख के, यहाँ की ज़मीन को देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और इनफैक्ट गांव में मैंने जब उन महिलाओं से संवाद किया, वहाँ के लोगों से संवाद किया, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। लोगों की महिलाओं की समितियाँ हैं जो कि उत्पाद, वहाँ पे गेहूँ है, वहाँ पे चावल बासमती वहाँ पे होती है, वहाँ पे भट्ट, गहत, मंडुआ, जो झंगुरू सब वहाँ पे होता है। और वो लोग प्लस वहाँ के लोग जो है लोकल उत्पाद भी करते हैं, कुछ कंडी इस टाइप की बना करके स्वेटरें बुनते हैं। तो उनकी एक संस्था जो है महिलाओं की वहाँ पे है, तो उनसे हमें एक्चुअली रूबरू होने का मौका मिला। बड़ी बड़ी खुशी हुई कि जब महिलाएं इतनी एक्टिव हैं और ये एक बना करके कुछ अपना एक किस्म से थोड़ा इनकम का भी उनका एक साधन है। प्लस कौशानी होके जो एक प्राकृतिक सौंदर्यता जो मैंने यहाँ देखी है वो तो बहुत अच्छी लगी। रामनगर में एक स्पेशल अनुभूति होती है कि यहाँ के जो है भाई मितेश्वर आनंद जो हैं, उन्होंने हमको यहाँ पे बताया और यहाँ पे जो सभी लोग मिले, सब लोगों से अपनी आत्मीयता हुई। कल हम भी कुछ जैसे आप जैसे लोग मिलते हो और आप हमारी
हमको समझते हो कि ये कुछ है, तो हमें भी लगता है यार हम कुछ थे ज़िंदगी में, नहीं तो हमेशा ही कार्यकर्ता ही रहे हैं जहाँ हमने जहाँ काम किया है। लेकिन इस पावन भूमि पे आकर के हमें बहुत बड़ी अनुभूति होती है और मैं अभी हम दोबारा आएँगे, मे बी अगले मार्च में आएँगे जब हम इंटर कॉलेज में संवाद करेंगे। आज सुबह हमने जीआईसी डिकोली में बच्चों से संवाद किया और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को जो है ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि उससे बाहर निकल के उनको मैंने बोला कि आप क्वेश्चन पूछिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछे हमको, तो उससे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे जो है क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमसे जुड़ रहे हैं, एक किस्म से समन्वय हमारा बन रहा है आपस में। तो अभी हमारे साथ थे एडमिरल, जो बहुत ही सरल सहृदय व्यक्ति हैं, उनसे हमने आपको मिलाया। आगे भी कई लोगों से हम आपको मिलाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।